हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसे राइटिंग। एसे राइटिंग, एसे किसको कहते हैं? एसे एक्चुअल में असाइनमेंट की एक टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना एनालिसिस और डिस्कशन के थ्रू, एकेडमिक सोर्सेज को पढ़कर उनको एनालाइज करके किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने को हम एसे कहते हैं। तो ऐसे ये असाइनमेंट की टाइप है जिसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है किसी एक टॉपिक के ऊपर। ऐसे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस क्या है? ये ऐसे का सेंट्रल क्लेम होता है, मेन आइडिया होता है टॉपिक के ऊपर, मेन सोर्स होता है टॉपिक का, क्योंकि इसी के थ्रू आप बताना चाह रहे होते हैं, अपने टॉपिक को प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो थीसिस को जो है वो सबसे पहले आपने रखना है अपने एसे के अंदर। जब एसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज होगी थीसिस स्टेटमेंट, जो कि लॉजिकली कंस्ट्रक्ट होगी। ऐसा ना हो कि टॉपिक कुछ और हो और आप बात कुछ और कर रहे हो, इसीलिए उसको लॉजिकल होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल क्लेम या टॉपिक के ऊपर वो सपोर्ट करता हो, उसे टॉपिक के बारे में हो, टॉपिक को सपोर्ट करता हो, इसलिए क्योंकि उसको आर्ग्यूएबल होगा वो। ऐसा नहीं है कि रीडर जब उसको पढ़ेगा तो वो उसको समझ नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि रीडर जब उसको पढ़े तो उसको समझ आए, उसके बाद वो उसको एग्री या डिसएग्री करे। ऐसा ना हो कि वो उसे पढ़ते ही उसके साथ डिसएग्री कर दे। आप उसके अंदर एविडेंस देंगे, जो भी टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसे एविडेंस के थ्रू समझाएंगे ताकि रीडर को समझ आ सके। अगर उसके बाद वो डिसएग्री करे भी तो उसको समझ आए कि आपने एविडेंस दिया था। तो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर एविडेंस के थ्रू उसको समझाना पड़ता है। एविडेंस को एनालिसिस के थ्रू उसको प्रॉपरली एग्जामिन करके रखना पड़ता है रीडर के सामने, उसके ऊपर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कह दिया, बल्कि अपने एविडेंस को एग्जामिन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके बाद रीडर के सामने रखना है अपने सोर्स को, अपने मटेरियल को। थीसिस के अंदर हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा होता है या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जा रहा होता है। तो थीसिस स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एसे के अंदर। उसके बाद है राइटिंग प्रोसेस, एसे राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो एसे राइटिंग प्रोसेस के अंदर क्या है? जब भी हम कोई एसे लिखेंगे, कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे, कोई नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम बस लिखने बैठ जाएंगे, बल्कि एक राइटिंग प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। इस राइटिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने एसे को लिखेंगे। तो इस राइटिंग प्रोसेस के मेन 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि हम जब कोई एसे लिख रहे हैं तो उससे पहले हम आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी थॉट्स को कलेक्ट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ताकि हम आइडियाज़ कलेक्ट कर सकें अपना एसे लिखने से पहले। इसलिए जितने आइडियाज़ पॉसिबल हों उतने आइडियाज़ कलेक्ट करने चाहिए, ताकि लिखते हुए हमें कोई मसला ना हो। हमारे पास जितने आइडियाज़ होंगे उतना ही हमारे लिए लिखना आसान होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग। अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, लेकिन प्रिपेयर होना ज़रूरी है, जिसके अंदर हम एसे को आउटलाइन करेंगे और रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे एविडेंस के लिए। तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को, उन आइडियाज़ को सामने रखेंगे, उसकी बेसिस पर हम अपने एसे को आउटलाइन करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप है ड्राफ्टिंग, यानी कि हम फर्स्ट रिटन कॉपी लेंगे, मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे। ये मेन स्टेज है एसे राइटिंग की, जहाँ पर आप लिखने बैठ जाएंगे। ये माइंड में रखना है कि हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जब आप लिखने बैठेंगे तो अपने माइंड में ये रखें कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट कॉपी ही एक परफेक्ट कॉपी लिखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा रिवाइजिंग का और प्रूफ रीडिंग का।
इसलिए अपने आप को फ्रीडम दें कि आप गलतियां भी कर सकें, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट के अंदर उन गलतियों पे आप काम कर सकेंगे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो एक बड़ी पिक्चर है वो रीडर के लिए कलेक्ट कर सकें। एक जो बड़ी पिक्चर है जो आप लिखना चाह रहे हैं वो अपने आप को एक पेंटिंग दे लें, एक पिक्चर दे लें कि आप ये लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा रिवाइजिंग का। तो इसके अंदर आप सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड या जितनी भी ड्राफ्ट्स हो सकती हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ड्राफ्ट को रिवाइज करना है। जो भी उसके अंदर एरर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम करना है। तो रिवाइजिंग को आपने मेन अटेंशन देनी है, जिसके अंदर वर्ड चॉइसेस, क्लैरिटी, जितना भी सोफिस्टिकेटेड हो सकता है अपने राइटिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है। तो रिवाइज करने में आपने मेनली अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। जो भी बारीकियां हैं आपके उस ड्राफ्ट के अंदर, उसके ऊपर ध्यान देना है। और लास्ट में करेंगे प्रूफ रीडिंग, जिसके अंदर हम हैवी ड्यूटी रिवीजन को करेंगे और फाइनल पॉलिश देंगे अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को। तो इसके लिए सारे के सारे मिस स्पेलिंग्स, फॉर्मेट इश्यूज, ग्रामेटिकल इश्यूज, इन सब के ऊपर काम करेंगे और अपने ऐसे को प्रूफ रीड करेंगे। तो ये है राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास है ऐसे स्ट्रक्चर। ऐसे की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ऐसे के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, बिगनिंग, मिडल और एंड फॉर्मेट को यूज किया जाता है। यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट को यूज किया जाता है ऐसे की स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें नंबर 1 पर होता है इंट्रोडक्शन, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ होता है ऐसे का। ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर राइटर अपने टॉपिक को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। इसलिए जो फर्स्ट वर्ड्स हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, उनको केयरफुली चूज करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से फर्स्ट इम्प्रेशन बनेगा ऐसे का, ताकि रीडर उसको समझ सके कि राइटर क्या टॉपिक दे रहा है, किस टॉपिक पर बात कर रहा है। इसलिए उसे क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए। जो आउटलाइन है उसकी इंट्रोडक्शन की, उसे क्लियर होना चाहिए, उसे एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि उसी के ऊपर बाकी का पूरा ऐसे लिखा जा सके। इसलिए इंट्रोडक्शन को लिखते हुए हम कुछ चीज़ों को माइंड में रखेंगे। वो है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है टॉपिक की, यानी कि हमें इंट्रोड्यूस करवाना है टॉपिक को और कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना है। ये नंबर 1 पर करेंगे हम। उसके बाद होंगे हम ऐसे के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब ये कि ऐसे के अंदर हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको बताएंगे। नंबर 3 पर हम मेन पॉइंट्स को, कुछ डायरेक्शंस के ऊपर एक ओवरव्यू देंगे। हम उस मेन पॉइंट के ऊपर ओवरव्यू देंगे अपने 3rd नंबर पर। और 4th नंबर पर हम इंट्रोडक्शन को रिवाइज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को लिखते हुए हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारे पास बॉडी, जो ऐसे की मेन बॉडी होगी, मेन क्रोक्स होगा, मतलब मेन सेंटर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बॉडी, क्योंकि ये उस मीट की तरह होती है जो कि सैंडविचेस के दरमियान में होता है, जो कि सबसे अहम रोल प्ले करता है। सैंडविच के ऊपर वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन और नीचे वाला है कंक्लूजन, और दरमियान में होता है वो मीट जो कि सबसे अहम रोल प्ले करता है। इसलिए बॉडी के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि सबसे पहले हर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस को देना है। टॉपिक सेंटेंस से हर पैराग्राफ को स्टार्ट करना है। उसके अलावा हर पॉइंट जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए ऐसे के क्वेश्चन से, मेन प्रॉब्लम से, थीसिस स्टेटमेंट से। उसके अलावा हमें एविडेंस और एग्जाम्पल्स देनी है पैराग्राफ्स के अंदर, ताकि जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम समझा सकें, जो मेन टॉपिक को सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा मेन बॉडी को फॉर्मल होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान में रखती हैं लिखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि हमें बॉडी को फॉर्मल रखना है, ऑब्जेक्टिव रखना है। उसके अलावा हमें जितने भी सोर्सेज यूज़ किए हैं उनको लिखना है वो। तो ये पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं मेन बॉडी को लिखते हुए, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग का। और लास्ट पार्ट है कंक्लूजन।
एंडिंग, जिसके अंदर हम सम अप करते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है उसको हम सम अप करते हैं, हम बताते हैं कि हमने बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट किया है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देते हम मेन बॉडी को ही कंक्लूड करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम आर्ग्यूमेंट को समराइज करें और उस मेन पॉइंट्स को कुछ ड्रॉ करें जो कि हमने बॉडी के अंदर यूज़ किए हैं। उसके अलावा हम रीडर को बताएं कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो है उसको हमने सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया है, उसके ऊपर हमने लिख दिया है। और लास्ट में हम जो मेन बैकग्राउंड है उसको भी, कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा कंक्लूजन, जिसके अंदर हम समराइज करेंगे पूरे के पूरे एस्से को, हमारी बॉडी को समराइज करेंगे। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एस्से, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एस्सेस। एस्से के अंदर डिफरेंट टाइप्स को फॉलो किया जाता है, राइटर डिफरेंट टाइप्स को फॉलो करता है लिखते हुए। उसमें 4 मेन टाइप्स हैं जो कि हैं नैरेटिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव एसेस, एक्सपोजिटरी एसेस एंड परसुएसिव एसेस। ये 4 टाइप्स हैं एसेस की, जिसमें नंबर 1 पर है नैरेटिव एसेस, यानी कि ऐसा एसे जिसके अंदर कोई स्टोरी बताई जा रही है, स्टोरी को नरेट किया जा रहा है। ये एसेस हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ लिखे जाते हैं, जिनका एम होता है रीडर को इन्वॉल्व करना राइटिंग के अंदर। जो स्टोरी राइटर बताना चाह रहा है उसके अंदर रीडर को इन्वॉल्व करना मेन मकसद होता है इस तरह के एसेस का। और इसके अंदर एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सकता है, वो है शो डोंट टेल, मतलब कि रीडर को दिखाओ ना कि बताओ। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इस टाइप के एसेस को लिखा जा सकता है। नंबर 2 पर है डिस्क्रिप्टिव एसेस, डिस्क्राइब करना, वजाहत करना किसी चीज़ की, किसी जगह की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मेमोरी की। तो इस तरह के एसेस के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है और राइटर क्या करता है, एक पिक्चर पेंट करता है अपने वर्ड्स के थ्रू, ताकि वो रीडर की सेंसेस तक पहुंच सके। सेंसेस का क्या मतलब है कि स्मेल, टच, साउंड, इन सब सेंसेस तक पहुंच सके उस पेंटिंग के थ्रू जिसको वो ड्रॉ कर रहा होता है, वो पेंट कर रहा होता है। तो इस तरह के एसेस के अंदर राइटर रीडर को फील करवाता है वो जो वो खुद फील कर रहा होता है जब वो लिख रहा था। तो ये है डिस्क्रिप्टिव एसेस, जिसके अंदर किसी चीज़ की वजाहत की जाती है। नंबर 3 पर है एक्सपोजिटरी एसेस, जिसके अंदर किसी टॉपिक को एक्सपोज किया जाता है, किसी चीज़ को एक्सपोज किया जाता है। इसके अंदर ये रियलिटी बेस्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर एविडेंस की, फैक्ट्स की बेसिस पर चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है। इसका राइटर की फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स की बेसिस पर, एविडेंस की बेसिस पर किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। तो ये होते हैं एक्सपोजिटरी एसेस, जिनका मकसद होता है एक्सपोज करना। और लास्ट में है परसुएसिव एसेस। परसुएसिव एसेस का मकसद होता है राइटर जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और रीडर को समझा रहा होता है, किसी टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, परसुएड करना किसी चीज़ को, रीडर को परसुएड करना। तो परसुएसिव एसेस के अंदर रीडर को कन्विंस किया जाता है, राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर कन्विंस किया जाता है, तो आर्ग्यू किया जाता है इस तरह के एसेस के अंदर। लेकिन इसका मेन मकसद होता है रीडर को परसुएड करना। तो ये 4 मेन टाइप्स हैं एसेस की। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, एसे राइटिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।